नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम महिला आंचल का जो दूसरा खंड है यानी जो दूसरा भाग है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बावनदास तारावती देवी के प्रति कामातुर हो जाने के पाप का प्रायश्चित उसमें 7 दिन का उपवास करके करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक, उपन्यास में आगे विश्वनाथ प्रसाद द्वारा तहसीलदार से त्यागपत्र देने पर शिवशंकर सिंह के पुत्र हरगौरी को नया तहसीलदार बनाया जाता है। इसमें यह भी कहा है कि विश्वनाथ के पिता 5 रुपये मासिक पर तहसीलदार की नियुक्ति उनकी हुई थी। 3 साल के अंदर 80 बीघा उपजाऊ जमीन के मालिक बन गए थे। इसका अर्थ ये होता है कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, वे बड़े ही क्रूर व्यक्ति थे। लगान देने में देर होने पर किसानों को शिक्षा देते थे। गांव में हैजा फैलने की आशंका हुई तो कुओं में लाल दवाई मुश्किल से डाली जाती थी। हैजे के टीके लगाने के लिए प्रशांत कालीचरण की मदद लेता है। प्रशांत कमली को अस्पताल दिखाने के लिए ले जाता है तो गांव की स्त्रियां उन्हें देखकर जो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही। प्रशांत हैजे के रोग से आसपास के गांव वालों को बचा लेते हैं। लोग डॉक्टर को देवता कहकर प्रशंसा करते हैं। कमली प्रशांत को अब तुम कहने लगी है। बिहार के सिरवा और सतुआनी पर्व का वर्णन उपन्यास में किया गया है। प्रथम पर्व में मछलियां पकड़ने का रिवाज है और दूसरे पर्व में दिन में लोग सत्तू खाकर कपड़े चीनी की पर्चियां बांटने का काम विश्वनाथ प्रसाद को मिल जाता है। लोगों का कहना है कि बालदेव के कारण ये हुआ है। लक्ष्मी बालदेव की सूखी काठी देखकर बड़ी चिंतित हो उठती है और भंडारी से कहती है घी दूध मलाई खिलाती है। रामदास को बालदेव का आना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर प्रशांत अखिल भारतीय मेडिकल गजेट में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट की भारत के 5 डॉक्टरों द्वारा सराहना की जाती है। उसे ममता की प्रशंसा भरी चिट्ठी भी मिलती है। ममता दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद की पुत्री है, जिसकी पहचान मिनिस्टरों से लेकर झोपड़ियों तक है। चरका सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी को टाइफाइड हो जाता है। हैजे के दिनों में मंगला ने सारे गांव की सेवा की थी। मंगला और कालीचरण एक दूसरे के निकट आने लगे हैं। जेल से छूटा हुआ सोमा जेठ नामक जो डाकू है वह भी कालीचरण के पार्टी का मेंबर बन जाता है। कालीचरण सुमरित दास को धमकी देता है कि वह उसकी पार्टी के विरुद्ध प्रचार बंद कर दे। कुछ समय के पश्चात जब फुलिया पूर्णिया स्टेशन से गांव आती है तो उसके रंग ढंग बदले गए हैं। उससे ये पता चलता है कि अब वह खलासी को छोड़कर स्टेशन के पैटमैन के साथ रहती है। गांव में कितने सारे प्रेम संबंध चल रहे हैं। गांव लोटी फुलिया अपने पुराने प्रेमी सहदेव मिसर को बुलाना नहीं भूलती। सहदेव भी सोचता है कि जब कमली डॉक्टर से, हरगौरी अपनी मौसीरी बहन से, बालदेव कोठारी यानी लक्ष्मी से, कालीचरण चरखा स्कूल की मास्टरनी से यानी चक्कर में फंसे हुए तो पंचों से फैसले से क्या होता है। कालीचरण ने चमारों के यहाँ रोटी खाकर यह सिद्ध कर दिया है कि जातियां 2 ही हैं, एक गरीब और दूसरा अमीर। कालीचरण विश्वनाथ प्रसाद को भी धमकी देता है कि मामा आप कांग्रेस के लीडर हैं और इस बार हमको ये देखना है कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है या अमीरों की। बावनदास इस बात पर दुखी है कि कांग्रेस के सभापति का चुनाव जाति के आधार पर हो रहा है। विश्वनाथ और हरगौरी की मित्रता की सूचना मिलती है। कहा जाता है कि विश्वनाथ राजा दरभंगा का साथ देंगे क्योंकि कायस्थ बच्चा नमक हरामी नहीं करता। जमींदारी प्रथा समाप्त होने की सूचना पाकर संताल लोग इस प्रकार के नाच गाने में मस्त हो जाते हैं। सारी जमीन पर इन्हीं का अधिकार हो गया है। प्रशांत ग्रामवासियों की गरीबी से दुखी हो जाता है। भूख और बेबसी से चटपटाकर मरने से अच्छा मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना अच्छा, ऐसा प्रशांत को लगता है। बालदेव, विश्वनाथ प्रसाद और कालीचरण आदि लोगों की पंचायत में यह फैसला होता है कि क्या गरीब क्या अमीर, सभी भाई मिलकर एकता से रहना है। लक्ष्मी को रह रहकर बालदेव की याद सताती है। रामदास इन दिनों लक्ष्मी से कम ही बोलते हैं। कालीचरण भी बरसाती रात में अपने घर रहने वाली मंगला की कोठरी में जा पहुंचता है। कमली
को प्रशांत की चिंता सताती है, कहीं वह बरसात में भीग न रहा हो। विश्वनाथ संतालों को बाहरी आदमी घोषित कर देता है। वे गांव के लगभग 150 लोगों को बोने के लिए धान देते हैं। उनकी चालों के सामने नए तहसीलदार हरगुरु की एक भी नहीं चलती। विश्वनाथ की बहन खेत से धान लुटते संतालों और ग्रामवासी से जमकर संघर्ष होता है। 2 दर्जन संताल और 1.5 दर्जन संतालों पूरे ग्रामवासियों का सामना नहीं कर पाते और भाग जाते। घायल हरगोरी की मृत्यु हो जाने की सूचना दी गई है। गांव में पुलिस आकर पूछताछ करती है तो लोग घर में छिपते हैं। बालदेव घटना के समय स्वयं को मठ था ऐसा बताते हैं, तो कालीचरण स्वयं को पूर्णिया गया था ऐसा बताता है। खेलावन भाई पुलिस को रिश्वत देकर गांव के लोगों को तो गिरफ्तारी से बचा लेते हैं, लेकिन संताल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनकी लाशों के जो घावों के बारे में डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि घाव में मुंह देखकर मालूम होता है कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए ही उन पर हमला किया है। हरगोरी की बिना गोने की आई हुई पत्नी और मां विलाप करती है। उसके पिता शिवशंकर को तो शक्ल भी देखकर डर लगता है। राम कृपाल सिंह की गिरफ्तारी से गांव में आतंक छा जाता है। मुकदमे का खर्च विश्वनाथ प्रसाद दे या हरगोरी का पिता, इस पर बहस होती है। अंततः मुकदमे का दामोदर दार, बालदेव और कालीचरण की गवाही पर है। यह तय होता है। ज्योतिषिका घबरा जाते हैं कि न जाने किसका नाम वो ले दे। रामदास लक्ष्मी से एक दासी रखने की अनुमति मांगता है। वह इससे पूर्व ही ततामा टोली में जाना आरंभ कर चुका है। बालदेव लक्ष्मी से चनपट्टी जाने की अनुमति मांगता है क्योंकि रामदास को बालदेव का मठ पर आना पसंद नहीं। लक्ष्मी उसे मुझे छोड़कर मत जाओ ऐसा कहती है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा ऐसा कहती है। प्रवचन के समय लक्ष्मी उपदेश देती है तो बालदेव को भारत माता बोल रही है ऐसा लगता है। बालदेव आवेश में आकर भारत माता की जय बोलता है। रामदास उसे पागल कहता है। डॉक्टर प्रशांत का अधिकांश समय मौसी के पास बैठने में जाता है क्योंकि गांव के नरकीय जीवन में उसे वही शांति मिलती है। जब गवाही देकर कालीचरण खुशी खुशी गांव लौटता है तो प्रशांत की यह बात सुनकर कि वह हक्का बक्का रह जाता है कि उसने बिना पढ़े ही दरोगा के लिखी बातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे संतालों और किसानों की जमीनें छूट जाएगी। कमली प्रशांत से नाराज है क्योंकि वह उसे देखने नहीं आ रहा है। अब जो द्वितीय खंड है उपन्यास का, इस खंड के आरंभ में बावनदास यह सूचना लाता है कि इस सप्ताह भारत स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर निकाले जाने वाले जुलूस के सारा गांव वह उल्लासित रहता है। इस अवसर पर विश्वनाथ प्रसाद पूड़ी, जलेबी, हलवा और दही का भोज देने का वह कहते हैं। मुकदमे में सभी संतालों की आजीवन कारावास की सजा मिलती है। मुकदमा जीतने के खुशी में राम कृपाल सिंह संताल टोली की नई बंदोबस्ती जमीन में से 10 एकड़ जमीन विश्वनाथ प्रसाद के नाम करते हैं। सुमृति दास गांव भर में बताता फिरता है कि फूलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है और महंत रामदास रम पियरिया को दासीन रखेंगे। जुलूस के समय नारे लगाते लगाते कालीचरण का गला बैठ जाता है। भारत माता पर चवर ढुलाने का भार लक्ष्मी को संभालती है। कालीचरण का मित्र हिंगना ओराई जब यह नारा लगाता है कि यह आजादी झूठी है तो जनता में उत्तेजना फैल जाती है। इस अवसर पर मस्ताना भगत सिंह नाटक खेला जाता है और लखनऊ से आई बाई जी का नृत्य भी होता है। बावनदास को अब अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। सुमृति दास यह सूचना गांव में दी जाती है कि आजादी वाली रात को चलित्र कर्मकारियां किसी अन्य ने हरकू तेली के यहाँ डकैती डाली है। वह हिंदू मुसलमानों के मध्य विभिन्न स्थानों पर होने वाली मारकाट की भी सूचना देता है और सुमृति दास जुमेराती मियाँ से 5 रुपए छीन लेता है तो कालीचरण उसको बुलाने के लिए वासुदेव को सुमृति दास समीप भेजता है। कायस्थ बच्चा सुमृति दास ऐसी चाल चलता है कि कालीचरण और वासुदेव के मध्य फूट पड़ती है। वह वासुदेव को यह सूचना भी देता है कि कालीचरण द्वारा मंगला के साथ रास रचाने की सूचना पार्टी उसको यह कहकर छोड़ जाता है कि कालीचरण से कह दूंगा कि तुम घर पर नहीं हो।
तंत्रिमा टोली इस बात का विरोध करती है कि रामपियरिया महंत रामदास की दासी बने। इस बात को लेकर तंत्रिमा टोली में दो दल बन जाते हैं और अंततः रामपियरिया की मां से जाति का भोज लेकर उसकी बेटी को दासिन बनने की अनुमति दी जाती है। मां अपनी पुत्री को मठ कोठारिन बनाने के संबंध में विष उसके मन में भरती है। जाति के लोगों को भोज देने के लिए वह रामदास से रुपए मांगती है, तो रामदास कोठारिन को पूछना पड़ेगा कहता है, तो माँ बेटी गुस्से में आती है। रामपियरिया मठ में आकर रहने लगती है और उसके गंदगी फैलाने से लक्ष्मी नाराज होकर रामदास को दो बातें सुनाती है। लक्ष्मी सोचती है सेवादास द्वारा उसके नाम जो 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का जो बाग किया था उसको लेकर वह अलग हो जाएगी। कमली का दिन ब दिन सुंदर दिखना उसकी आंखों में चंचलता का स्थान मद लेता है, तो उसके माँ को लगता है कि कहीं उसने अपना आंचल मेला तो नहीं किया होगा। कमली अब जो प्रतिदिन डॉक्टर के यहाँ जाने लगती है और देर से घर लौटती है। गांव के लोग इनके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी की इस सूचना पर कि प्रशांत कम्युनिस्ट है, दरोगा उसकी तलाशी लेने आता है और उसकी पुस्तकों में लाल रूस और लाल चीन नामक पुस्तकें मिलने के कारण उसको गिरफ्तार किया जाता है। हीरू का बच्चा मर जाता है तो ज्योतिषी काका द्वारा उसे डायन की करतूत बताया जाता है। उससे कहा जाता है कि अमावस्या की रात को वह डायन उसके बच्चे को लेकर नाचेगी। यदि तुम उस समय उस बच्चे को छीन लाओ तो फिर इंद्र का वज्र भी बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका परिणाम यह होता है कि अमावस्या की रात को पार्वती की मां अपने देवते गणेश को पेशाब कराने के वास्ते घर से बाहर लेकर जाती है, तो हीरू उस पर लाठी से 3-4 वार कर देता है, जिससे वह गिर जाती है। उसकी मृत्यु हो जाने के कारण हीरू को गिरफ्तार किया जाता है। इस पाप कृत्य के सूत्रधार ज्योतिष को लखवा मार जाते, वे अपंग हो जाते हैं। लक्ष्मी बालदेव के साथ मठ से अलग हो जाती है। कलवी बाग में बांस फूस के 3 सुंदर बंगले बनाए जाते हैं। वह 400 रुपए में बछड़ों की एक जोड़ी खरीदकर मंगवाती है तथा उनकी एक हल्की सी गाड़ी भी बनवाती है। बालदेव में साफ सुथरे रहने लगते हैं। उधर मठ पर रामदास की जो बुरी हालत हो जाती है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रामपियरिया की माँ भी मठ पर रहने लगी है। रामदास महंत को गालियां भी पड़ने लगी है। लक्ष्मी की दशा अब अच्छी है। बालदेव उसको खुश रखता है। कामरेड वासुदेव और सुंदरलाल के डकैत के अभियोग में पकड़े जाने की घटना होती है। वे कालीचरण का नाम लेती है, जिससे उसकी भी गिरफ्तारी वारंट निकल जाता है। कालीचरण मंगला को कटिहार छोड़ आता है और स्वयं छिपकर रहने लगता है। स्वयं को कोसता है कि उसने चलित्र कर्मकार से क्यों संपर्क बढ़ाया था। फुलिया के सारे शरीर में गर्मी के घाव हो जाते हैं, इसलिए उसको ये पॉइंटमैन छोड़कर चला जाता है जिसके साथ वह रहने लगी थी। खलासी फुलिया का इलाज करता है और मेरीगंज गांव में बंदर भूत को उतारने के लिए टोना टोटका भी करता है। कमली की मां जब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को इस बात की सूचना दी जाती है कि कमली को 4 माह का गर्भ है, तो वह पूरी तरह घबरा जाते हैं। प्रशांत को गालियां देते हैं, स्वयं आत्महत्या करने का निश्चय भी करते हैं। कमली पिता की इस हालत को देखकर सब बताती है। प्रशांत को जिन कहने लगती है, जिसकी वजह से फायदा ही फायदा हुआ है। चंपापुर के कुमार साहब द्वारा आयोजित दंगल का वर्णन करते हैं, जिसमें पंजाबी पहलवान मुश्ताक अली चेला चांद की बड़ी धूम है। उसके आतंक के कारण कोई पहलवान उससे कुश्ती लड़ने को तैयार नहीं होता। कालीचरण उन दिनों पुलिस से छिपते हुए अपने रिश्तेदारों के यहाँ तंबाकू के दलाल के रूप में रुस्तम खां के नाम से रह रहा है। वह दंगल में जाता है, चांद से कुश्ती लड़ने का ऐलान करता है। वह अपना परिचय जोगबनी के रुस्तम अली के रूप में देता है और कुछ ही क्षणों में चांद को पछाड़ देता है। लोगों में ये चर्चा घर कर लेती है कि चलित्र कर्मकार ही वेश बदलकर रुस्तम अली के रूप में उतर आया था। कालीचरण फारबिस जंग जाकर अपने जो पार्टी ऑफिस में ये सूचना देना चाहता है कि डकैत वाली दिन वह पार्टी ऑफिस में था। मार्ग में वह मंगला से मिलता है, जो उसके लिए शिकंजी बना रही होती है।
तभी घर को पुलिस घेर लेती है। कालीचरण की बुरी तरह पिटाई भी हो जाती, किंतु वह मुंह नहीं खोलता। बालदेव समझ जाता है कि छोटन नामक यह बात बात में बीच में आता है और झूठ भी बहुत बोलता है। उधर कमली को गोदाम में बंद कर दिया है और अपना समय डॉक्टर प्रशांत के पत्रों के साथ वह समय बिताती है। विश्वनाथ प्रसाद डॉक्टर से भेंट करने जेल जाते हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि वे उनके रिश्तेदारों में से नहीं थे। प्यारू प्रशांत को बताता है कि कमली ने उनका फोटो उठाकर अपने घर ले गई है और सुबह उठकर उसे देखती है। बालदेव जल्दी मेरीगंज लौटना चाहते हैं। रास्ते में उसे पता चलता है कि आश्रम में कोई नवतुरिया है, साधु बीजक पड़ रहा है। बालदेव के मन में संदेह निर्माण होता है। इस बात पर उनका झगड़ा भी होता है, अंत में सुलह भी हो जाती है। पुलिस डॉक्टर को चलित्र कर्मकार के बारे में अनेक प्रश्न पूछती है, किंतु वह उसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं। उधर विधानसभा में प्रश्न उठाया जाता है कि प्रशांत को नजरबंद किया गया है। डॉक्टर को कमला, ममता और विश्वनाथ प्रसाद की बातें याद आ रही है। यह भी याद आती है कि ममता ने राजनीति की तुलना डायन से की थी। वह कभी भी राजनीति में भाग लेने का निश्चय करता है कि राजनीति में कभी भी जाना नहीं है। जेल से कचहरी जाते हुए कालीचरण अपनी पार्टी के सेक्रेटरी को नमस्कार करता है। वह इस बात को जानकर भी परेशान है कि उसकी पार्टी के वासुदेव, जो सुनरा और शनिचरा नामक व्यक्ति जेल में डकैतों से हिलमिल कर रहते हैं, वह पानी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए जेल से भाग जाने का निश्चय करता है और सोमा और वासुदेव की सहायता से निकल भागता है। पुलिस उसका पीछा करती है और उसकी जांघ में गोली लग जाती है। जब वह इसी हालत में पार्टी ऑफिस जा पहुंचता है, कालीचरण स्वयं निर्दोष बताता है। कालीचरण की खोज जब शुरू होती रहती थी, उसकी जो माँ है, उसकी माँ को भी परेशान किया जाता था। गांव के लोगों को घरों से निकाल कर उनसे पूछताछ की जाती थी। गांधी की हत्या किए जाने का समाचार मिलता है, तब सब स्तब्ध रह जाते हैं। गांधी जी के अंतिम संस्कार का वर्णन इसमें आया है। उपन्यास में कहा है कि उस अवसर पर नर नारी रो रो कर बेहोश हो गए थे। बावनदास रामकृष्ण आश्रम से बड़ी ही खिन्न दशा में मेरीगंज लौटते हैं। बावनदास बालदेव को महात्मा गांधी द्वारा लिखे हुए पत्र सौंप देता है और हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कलीमुद्दीपुर गांव की ओर चल पड़ते हैं। इस गांव से जोरदार तस्करी होती है। बावनदास गांधी जी का स्मरण करते हुए कपड़ा, चीनी और सीमेंट की तस्करी को रोकने की परीक्षा में सफल होने की प्रार्थना भी करते हैं। बावनदास को चिंता यह है कि कांग्रेस का सेक्रेटरी दुलार चंद कापरा ऐसे व्यक्ति हैं जो जुआरी होने के साथ साथ दारू, गांजे, लड़कियों की भी बिक्री करते हैं। वहां के इंस्पेक्टर तथा थानेदार भी उससे मिले हुए हैं। सीमेंट, चीनी और कपड़े से लदी तस्करी की गाड़ियों को बावनदास आगे खड़े होकर रोकते हैं। दुलाचंद बावनदास को रास्ते से हट जाने को कहते हैं, किंतु बावनदास कहते हैं गांधी जी के श्राद्ध की पवित्र तिथि को इस तस्कर व्यापार द्वारा कलंकित न होने दूंगा। कापरा गाड़ियों को आगे बढ़ाकर बावनदास के शरीर पर से ले जाता है। जहां बावनदास लेटे थे, उनकी लाश के चितड़े चितड़े होते हैं। उनकी लाश को पाकिस्तानी सीमा में डाल दिया जाता है। पाकिस्तानी सैनिक उस लाश को नदी में बहा देते हैं। बावनदास की झोली एक पेड़ पर लटका दी जाती है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मेरीगंज के एक छत्र मालिक बन जाते हैं, क्योंकि राम कृपाल सिंह अपनी शेष बची जमीन की फसल सहित रेहन रखकर तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं। खेलावंशीय यादव के 5 हल मात्र 1 हल में परिणत हो जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और भूखे नंगे लोगों से गांधी जी के श्राद्ध के नाम पर धान भी वसूलते हैं। बालदेव उन चिट्ठियों को जिन्हें बावनदास उन्हें सौंप गए थे, पंडित नेहरू तक पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका विचार है कि उन्हें पढ़कर पंडित नेहरू बावनदास को मंत्री बना लेंगे। इन पर्चों की वह गांगुली जी को भी नहीं दिखाता और लक्ष्मी से भी उन चिट्ठियों को लेकर उसकी अनबन हो जाती है। 1 महीने पश्चात कलीमुद्दीपुर गया दुलार चंद कापरा देखता है कि बावनदास की झोली एक डाल पर लटकी हुई है।
इस आशंका के कारण कि झोली से बावनदास की मृत्यु का रहस्य अनावृत हो सकता है, वह झोली को डाली से हटा देता है, लेकिन उसका फीता डाली में लटका रह जाता है और फीते को किसी दुखियारी द्वारा चौतरिया पीर की मानना समझकर कोई आम स्त्री भी वहां चितड़ा बांध जाती है। ममता कलेक्टर का आदेश लेकर प्रशांत को छुड़ाने जेल जाती है। जेल से छुटकर ममता, प्यारू और प्रशांत मेरीगंज की ओर जाते हैं। मेरीगंज की ओर स्टेशन वैगन में बैठकर जाते हुए प्यारू प्रशांत को ममता की नजर बचाकर कमला का एक पत्र देता है और वह जब पत्र पढ़ता है तो उसे लगता है कि अब कमला पर अन्याय हो रहा है, तो वह सीधे गांव जाकर वह तहसीलदार साहब के यहाँ जाता है और वह पत्र वह ममता को भी दिखाता है और सीधा तहसीलदार के घर पर पहुंचता है। कुछ समय तक तहसीलदार प्रशांत से बात नहीं करते। जब प्रशांत उनके चरण स्पर्श करता है तो तहसीलदार का गुस्सा चला जाता है और बेटा कहते हुए गले लगते हैं। कमली और प्रशांत के गंधर्व विवाह का न्योता पूरे गांव में फैलाते हैं और गांव वालों की जो 700 बीघा जमीन भी वह लौटा देते हैं। ममता की प्रेरणा और कमली के प्यार को पाकर प्रशांत पुनः अपने अनुसंधान कार्य में जुटने का संकल्प करता है। उपन्यास के अंतिम वाक्य में कहा गया है कि कलीमुद्दीपुर घाट पर चेतरिया पीर में किसी ने मानता करके एक और चिथड़ा वहां लटका दिया है। ठीक है, यहाँ पर यह उपन्यास समाप्त हो जाता है। हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।